तो ये गेमिंग पीसी बिल्ड सिर्फ मैंने बिल्ड किया है 40,000 में, वो भी RX 6600 ग्राफिक कार्ड के साथ में। और ये पीसी आपको आराम से GTA 6 जैसा गेम भी खिलवा देगा। और ये अब तक का सबसे सस्ता पीसी बिल्ड होने वाला है जो GTA 6 जैसे गेम को आराम से रन कर पाएगा। सिर्फ GTA 6 ही नहीं, आप इस पीसी पर और भी कई सारे मॉडर्न AAA टाइटल गेम खेल पाओगे। वहीं अगर आप इस पीसी पर 4 के लेवल की रेटिंग करने का सोच रहे हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो इस पीसी पर। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं इस पीसी के अंदर पार्ट्स कौन कौन से यूज करने वाला हूं। और मैं इस पीसी बिल्ड के अंदर आपको दो पीसी बिल्ड के कंपोनेंट रिकमेंड करूंगा। एक DDR4 बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा और एक DDR5 बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। दोनों में बस खाली 6000 रुपए का डिफरेंस है। जो DDR4 वाला पीसी बिल्ड रहेगा उसके अंदर आप ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप DDR5 वाला पीसी बिल्ड करते हो तो आप उसको फ्यूचर में अपग्रेड भी कर पाओगे। कल को आप अपना प्रोसेसर भी आप उसके अंदर आराम से अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको B760 मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6000 एक्स्ट्रा देके आप DDR5 बेस्ड पीसी बिल्ड कर लो। वहीं अगर आपका बजट सिर्फ 40,000 है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DDR4 प्लेटफॉर्म के साथ में जा सकते हो। और दोनों ही पीसी बिल्ड के सारे कंपोनेंट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूं i5 का 12400 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर अंडर 9K के बजट में सबसे बढ़िया प्रोसेसर होने वाला है, जो कि बजट में रह के आपको 1440p लेवल का गेमिंग और 4K की रेटिंग आराम से करवा देगा। इवन आप इस प्रोसेसर के ऊपर स्ट्रीमिंग भी आराम से कर पाओगे। इवन मैं खुद पिछले 1 साल से यही प्रोसेसर अपने मेन पीसी के अंदर यूज कर रहा हूँ और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना वो भी इसी प्रोसेसर से एडिट हुई है। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर के स्पेक्स के बारे में बात करूं तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 और 12 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर मैं इसके प्रोसेसर के बेस और बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 2.50 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.40 गीगाहर्ट्ज। बाकी ये प्रोसेसर एफ सीरीज का है तो आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आपका पीसी आपको डिस्प्ले देगा। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड कौन सा यूज करने वाला हूं। तो मैं आपको दो मदरबोर्ड रिकमेंड करूंगा, एक DDR4 और एक DDR5 वाला मदरबोर्ड। तो जो बंदे DDR4 वाला बिल्ड कर रहे हैं वो DDR4 वाला मदरबोर्ड ले सकते हैं, और जो बंदे DDR5 वाला बिल्ड कर रहे हैं वो DDR5 वाला मदरबोर्ड ले सकते हैं। तो मैं DDR4 के लिए जो मैं मदरबोर्ड यूज करने वाला हूं वो है गीगाबाइट का X610 मदरबोर्ड। और आप इस मदरबोर्ड पर i5 12400F तक का प्रोसेसर आराम से लगा सकते हो। उसके ऊपर का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं करेगा आपका प्रोसेसर। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगा और ये DDR4 रैम को ही सपोर्ट करता है। और स्टोरेज के लिए आपको एक Gen 3 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड के लिए आपको एक PCIe स्लॉट देखने को मिल जाएगा, वो भी Gen 4 वाली। बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई या फिर ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको अलग से डोंगल खरीदना पड़ेगा। तो अब बात करें तो मैं DDR5 बिल्ड वालों को कौन सा मदरबोर्ड रिकमेंड करूंगा। तो DDR5 बिल्ड वालों को मैं रिकमेंड करूंगा Asus का AYW B760M मदरबोर्ड। और आप इस मदरबोर्ड पर i5 14400F तक का प्रोसेसर आराम से लगा सकते हो, उसके ऊपर का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मदरबोर्ड आपको 11 से 12,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो अब इस मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे जो कि DDR5 रैम को सपोर्ट करता है। और स्टोरेज के लिए आपको 2 Gen 4 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड के लिए आपको एक PCIe स्लॉट देखने को मिल जाएगा, वो भी Gen 4 वाली। बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और Bluetooth 5.3 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको अलग से डोंगल वोंगल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं मैं रैम कौन सा यूज करने वाला हूँ। तो मैं रैम यूज करने वाला हूँ G-Skill के सिंगल स्टिक 16GB DDR4 रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। और 16GB रैम अभी के लिए तो इनफ है, बट इन फ्यूचर अगर आपको 16GB रैम कम लगे तो आप एक और सिंगल स्टिक 16GB रैम एड ऑन कर लेना। इससे आपका जो रैम हो जाएगा वो 32GB हो जाएगा। और जो बंदे DDR5 प्लेटफॉर्म पर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो कौन सी रैम यूज करें। तो वो लोग यूज कर सकते हैं XPG के सिंगल स्टिक 16GB DDR5 रैम, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज में यूज करने वाला हूँ WD Blue की SN580 NVMe M.2 और ये एक Gen 4 NVMe M.2 है। वहीं अगर मैं इसके रीड एंड राइट स्पीड के बारे में बात करूं तो इसका रीड स्पीड है 4150 मेगाबाइट पर सेकंड और राइट स्पीड है 3600 मेगाबाइट पर सेकंड। वहीं बात करूं मैं कितने जीबी की NVMe M.2 यूज करने वाला हूं तो मैं 500 जीबी की NVMe M.2 यूज करने वाला हूं। बट ट्राई करो कि आप लोग 1 TB की NVMe M.2 ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और आप उसके अंदर ज्यादा गेम्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूं वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में यूज करने वाला हूं सेकंड हैंड में RX 6600 और ये ग्राफिक कार्ड सिर्फ मैंने बाय किया है 12,000 रुपए में। और आप लोग चिंता मत करना, मैं आप लोग को आगे वीडियो में बता दूंगा कि ये ग्राफिक कार्ड मैंने कहां से बाय किया, तो आप लोग भी यही सेम ग्राफिक कार्ड वहां से बाय कर सकते हो। वहीं अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स के बारे में बात करूं तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 8GB VRAM देखने को मिल जाती है, जो कि 1080p गेमिंग के लिए इनफ होती है। अब जो बंदे सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना चाहते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू में RX 6600 ले लो और वो ग्राफिक कार्ड आपको न्यू में 17 से 18,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर आप ग्राफिक कार्ड के ऊपर मोटा पैसा खर्चा करना चाहते हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू में बाय कर लो RTX 5060 और ये ग्राफिक कार्ड आपको 1440p लेवल का गेमिंग आराम से करवा देगा। प्लस इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको DLSS 4 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपको गेम के अंदर FPS भर भर के देखने को मिल जाएंगे। बाकी इन सारे ग्राफिक कार्ड का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इन सारे ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए कितने वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप RX 6600 जैसे ग्राफिक कार्ड यूज करने वाले हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 550 वाट की पावर सप्लाई ले लो। वैसे ये ग्राफिक कार्ड चलने को तो 450 वाट की पावर सप्लाई पे भी चल जाएगा, बट थोड़ा सा सेफर साइड रहो, 550 वाट की पावर सप्लाई ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर भी रहेगा। और आप इस पावर सप्लाई के ऊपर RTX 5060 जैसा ग्राफिक कार्ड भी आराम से चला पाओगे। बट अगर आप थोड़ा और फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 650 वाट की पावर सप्लाई ले लो और ट्राई करना कि आप रिप्यूटेड ब्रांड की
पावर सप्लाई लेना। फॉर एग्जाम्पल कॉर्सियर हो गया, कूलर मास्टर हो गया, ये सारे ब्रांड के पावर सप्लाई जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट और जो लास्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट में यूज करने वाला हूँ फिंगर्स का 3D विजन M2 कैबिनेट। तो ये एक मिनी कैबिनेट है जिसके अंदर आप M80X या फिर मिनी ITX तक के मदरबोर्ड लगा सकते हो। आप जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट यूज करो, आप कोई दूसरा कैबिनेट भी यूज कर सकते हो। तो मैं कुछ बढ़िया कैबिनेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप उन सारे कैबिनेट को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये पीसी बिल्ड मैंने कहाँ से बाय किया है। तो ये पीसी मैंने बाय किया PCgears.in से, और इस वेबसाइट पर आपको हर तरह के प्री बिल्ड पीसी देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ प्री बिल्ड पीसी नहीं, आपको इस वेबसाइट पर सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत कम प्राइस में। वहीं अगर आप अपने पीसी के लिए कोई सेपरेट कंपोनेंट बाय करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको हर तरह के सेपरेट कंपोनेंट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, ये सब कुछ आप सेपरेट भी बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। और जिनको नहीं पता है तो ये वेबसाइट गेमर पैराडाइज वालों का है, तो आप इनके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, या फिर मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे रहा हूँ, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी बाय कर सकते हो। बाकी इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड और सेकंड हैंड पीसी कंपोनेंट के डील बहुत तगड़ी आती रहती हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो जो सबसे पहले टेस्ट मैं इस पीसी के ऊपर रन करने वाला हूँ वो है एडिटिंग टेस्ट, और एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ फिल्मोरा 14 का, और इसके टाइमलाइन पर जो फुटेज है वो 4K 60 FPS की फुटेज है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस पीसी पर 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो एडिट किया है। वही बात करूँ इस शॉर्ट वीडियो को एडिट करने में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो यार 4K 60 FPS की फुटेज होने के बाद में मुझे टाइमलाइन में बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ हमारा टाइमलाइन रहा है। तो अगर आप इस पीसी पर 4K लेवल का एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो वो आप आराम से कर सकते हो। इवन मेरी खुद यूट्यूब पे सारी वीडियोस इसी प्रोसेसर पे एडिट होती हैं, और मैं खुद पिछले 1 साल से ये प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ, तो अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वो एक एंड्रॉइड गेम होने वाला है, आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, तो वो गेम है फ्री फायर। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p अल्ट्रा ग्राफिक्स पर, और लगे हाथ आप लोग मेरे एमुलेटर का सेटिंग भी देख लो। और वहीं बात करूँ इस गेम को मैंने कौन से एमुलेटर पर रन किया, तो इस गेम को मैं रन किया एंड्रॉइड पाई 64 बिट पर। तो अभी यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्टिंग में हमें 150 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार नीचे उतरने के बाद भी हमें 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इस पीसी पर फ्री फायर जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैंने रन किया वैलोरेंट, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p हाई ग्राफिक्स पर, और इस ग्राफिक सेटिंग पे आप आराम से 200 प्लस FPS अचीव कर सकते हो। और ये गेम एक CPU इंटेंसिव गेम है, तो जितना आपका CPU बेटर रहेगा उतना बेटर आपको FPS देखने को मिलेगा। बाकी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इस पीसी पर वैलोरेंट जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ फॉर्जा होराइजन 5, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर, मतलब मैंने इस गेम को मैक्स ग्राफिक्स पे रन किया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 90 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। और गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो नेक्स्ट गेम मैं रन किया GTA 5 इनहैंस एडिशन, और इस गेम को मैं रन किया 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर, और आप स्केलिंग में FSR 3 को इनेबल कर दिया है, वो भी क्वालिटी पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स वेरी हाई से चेंज करके वेरी हाई RT पे कर दिया, मतलब रे ट्रेसिंग को इनेबल कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने इस गेम को वेरी हाई RT पे रन कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पे हमें आराम से 70 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार रे ट्रेसिंग इनेबल करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग वैग देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा है हमारा। तो अभी तक तो मैं नॉर्मल गेम टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि मैं इस पीसी पर मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल गेम रन करने वाला हूँ, और देखते हैं उसमें हमारा पीसी कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले गेम मैंने रन किया लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, और ये गेम अभी जल्दी ही रिलीज हुआ है पीसी के लिए। और इस गेम को मैं रन करने वाला 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर, मतलब गेम के मैक्स ग्राफिक्स पर, और साथ में मैंने अप स्केलिंग में FSR 3 को इनेबल करके रखा है, वो भी क्वालिटी पर, और साथ में मैंने फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है, और गेम के मैक्स ग्राफिक्स पर हमें आराम से 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार गेम को मैक्स ग्राफिक्स पर रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले है हमारा। वही बात करें ज़ॉम्बी फाइटिंग के टाइम पर हमें कितने FPS देखने को मिलेंगे, तो ज़ॉम्बी फाइटिंग के टाइम पर भी हमें आराम से 100 प्लस FPS देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया ब्लैक मिथ वुकोंग, और ये गेम कुछ ज्यादा ही ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला है, अच्छे से अच्छे पीसी की टट्टी निकाल देता है। तो इस गेम को मैं रन करने वाला 1080p हाई ग्राफिक्स पर, और सुपर रिजोल्यूशन को मैंने 65% पे सेट कर दिया है, और सुपर रिजोल्यूशन सैम्पलिंग को मैंने FSR पे सेट कर दिया है, साथ में मैंने फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा है हमारा। और मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस गेम के अंदर रे ट्रेसिंग को इनेबल करो, नहीं तो आपको बहुत गंदा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस पीसी के अंदर। वहीं अगर आप इस गेम को वेरी हाई ग्राफिक्स पे रन करते हो तब आप आराम से 60 FPS अचीव कर सकते हो। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया साइबरपंक 2077, और इस गेम को मैं रन करने वाला 1080p हाई ग्राफिक्स पर, साथ में मैंने FSR को भी इनेबल कर दिया, वो भी क्वालिटी पर, और फ्रेम जनरेशन को भी इनेबल कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 100 प्लस FPS देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप इस गेम को रे ट्रेसिंग मीडियम पे रन करते हो तब आप आराम से 70 प्लस FPS अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। बट फिर भी अगर